हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 22। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, इसमें प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो है हम आनुवांशिक सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो 11वीं के क्लास के हों, 12वीं हो, 10वीं हो, चाहे उनका बोर्ड हो सीबीएसई हो, एनआईयूएस हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो। अगर उनका सब्जेक्ट में प्रिंसिपल जेनेटिक्स है, आनुवांशिक सिद्धांत है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि त्रिपान सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो लाता ही लाता है, साथ में अब जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, जो कि आपको नोट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी अमृत तुल्य है। तो इस चैप्टर को में जो हम पढ़ेंगे, इसमें ह्यूमन बींग्स के हेरिडिटी और उनके आनुवंशिकता सिद्धांतों के विषय में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें और क्या है आनुवंशिक सिद्धांतों में हमारे लिए। लेकिन ये सब होने से पहले, चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The first topic is heredity and the variation. There is the most important topic here is the all class. Whenever an infant is born in a family, the relatives begin to wonder about their resemblance of infinity eyes, facial features, compositions, and color of hair with those of parents. Siblings and the grandparents, their source such as the resemblance of reference are in the genes that pass down their parents to the children and so on the generation after generation. This inheritance genes is termed heredity, and the study of reason of heredity is the genetics. The new individual develops the features according to the gene inherited by them to their parents. There is a most important here. The transmission of characters from one generation to the next is the form of parents is offspring is known as the heredity. So what do you mean to heredity? Heredity means to the transmission of character from one generation to the next generation. It is called to the heredity. You understand, friend? There is the transmission of one character to the one generation to the other generation. It is called heredity. And it's a further observed that a sibling from two parents are unequal and they're different to each other except to the identical twins. So the difference are termed the variation. That is called to the variation. The variation mean difference between two parents and their offspring of between offspring of the same parents between number of the same population. That is called to the variation. Variation mean difference between each other. There is the variation.
The variation is the population is very important. It is a survival value of the population. This is because if the environment change, some individual variant and may be able to adapt to the new situation and save the population from dying out. The variation occurs due to the mutations or sudden change in the genes. The variation also arises because genes get shifted and exchanged during to the mitosis at the time of formation of gametes and give rise to new gene combination. Is a recall from lesson 8 and C and the cell division about the semious formation and the lesson 20 also the reproduction in animal for a gamete. The also formation and fertilization at that fertilization there is a randoms is the mix of the parentals and maternal chromosome with the different genes combinations. Such a source of variation which the most be common is called genetical combination. There is a term here recombination. The hereditary variation genetically arise because of mutations and recombination. The heritable variation generally arise. This is called the mutation and recombination. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आ गया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता। देखिए दोस्तों ये टॉपिक जो है कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि त्रिपाण सेंटर जो है आप लोगों के लिए जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है, प्लस आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में होगा। देखिए दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हो और समझते हो तो काफ़ी मानने में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और कोई कहीं कहीं से देखेगा तो शायद ये समझने से परे हो जाए, क्योंकि कहते हैं अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है, जो मैं पहले ही डिस्प्ले करता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। देखिए अगर ज्ञान आपको अच्छे से प्राप्त करना है तो टॉपिक को समझना है। आपके समक्ष मैं इसलिए प्रस्तुत नहीं होता हूँ, कारण ये है कि मुझे प्रस्तुत होने से कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास इतना डिजिटाइज नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए जो है अक्षरों का महत्व है, शब्दों का महत्व है, तो आपके लिए डिस्प्ले हो रहा है शब्द, उसको आपको नोट डाउन करने हैं अपने कॉपी पे और उसको अच्छे से समझने हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको जो है इंग्लिश का वर्ड और हिंदी का वर्ड में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए अमृत तुल्य है जो बच्चे हिंदी मीडियम से जो है मेडिकल ग्रुप में आए हैं, क्योंकि उनके लिए हिंदी का वर्ड भी उनको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड करा देगा। इसलिए त्रिपाण सेंटर सिर्फ उन बच्चों के लिए ही हेल्पफुल कर रहा है जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और ये बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे जब जो वीडियो ये व्यक्ति देख रहे हैं अगर ये व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं और दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करते हैं, तभी ये वीडियो उन तक पहुंचेगा। सिर्फ ये नहीं बोला जाए कि आप सिर्फ इसमें पढ़ाओ, ये करो, इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ सिर्फ ये है कि आपको समझना है। समझ में तब आएगा जब इस वीडियो को अच्छे से आप देखोगे, क्योंकि ये आपका अपना लैंग्वेज है, देसी लैंग्वेज है, इसमें कोई भी स्पेशल टाइप्स के इंग्लिश का जो है उच्चारण नहीं की जा रही है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी बहुत साधारण है, तो इसलिए आपको समझना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कई मायने में आप लोगों के लिए बनाया जाता है। मैं ये नहीं बनाता नहीं होता क्योंकि मैं बहुत से बच्चों को ये बात देखा हूँ कि वो मेडिकल फील्ड ले लेते हैं, लेकिन टीचर जो है उनको डिमोटिवेट कर देते हैं कि आप हिंदी मीडियम में हो, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाने के लिए सदैव अग्रसर रहता हूँ। और यहाँ पर मैं जो लोगों को समझाने की कोशिश भी करता हूँ जो मेरे वीडियो देखते हैं कि आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। देखिए बातें सोचने का नहीं है, समझने का नहीं है, क्योंकि बात है इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचाने का जिनको ये ज़रूरत है। क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे इतने वीडियो पड़े हुए हैं, इतने तरह से समझा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बात सदैव याद रहता है कि कब आपको समझ में आ जाए, कौन सा वीडियो से आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाए शायद आपको भी मालूम ना हो। तो इसलिए जो है मैं सदैव अग्रसर रहता हूँ आपके लिए काम करने के लिए। तो आपका भी यही फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप इस वीडियो को समझ लिए हो, अच्छे से कर लिए हो, तो इसको ज़रूर जो इसका लिंक को जो है कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, जिससे दूसरे बच्चे तक प्राप्त हो जाएगा। कुछ बात ये भी होता है कि देखिए कुछ कहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए दोस्तों कहते हैं ना, जिनको ये ज़रूरत है, जिनको नीड है, कहते हैं कभी याद रखना एक बात कि घोड़ा जो होता है पानी के पास जाता है
क्योंकि प्यासा होता है, ना कि पानी घोड़े के पास आएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो इसमें आपका ही भलाई है, क्योंकि आपको पता है त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए आए दिन न्यू टॉपिक लाता है और नए समझ के साथ लाता है। और इतना साधारण लैंग्वेज, इतना विस्तृत जानकारी शायद ही कहीं आपको प्राप्त हो, और साथ में आपको लिखने के लिए भी सुविधा मिल रहा है और आपका वर्डिंग भी सेम रहता है। तो इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। ब्लैक बोर्ड पे अगर मैं लिखूंगा तो आधा कर्सिव में लिखूंगा जो आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरा के पूरा आपका मोबाइल स्क्रीन ही ब्लैक बोर्ड बना हुआ है। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करोगे तभी आपको जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो आप भी भटकते रह जाओगे, कभी इस वीडियो को देखोगे कभी इस वीडियो को देखोगे। कहते हैं कई गुरु बनाओगे तो आपका हाल भी वही हो जाता है, कहीं यहाँ का ज्ञान कहीं वहाँ का ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान आपको प्राप्त ही नहीं होगा। तो इसलिए कभी कीजिए जो सही है उसी राह पे चलिए, ठीक है। और व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए और सब्सक्राइब करके रखना, तो आपके फ़ायदे के लिए है। चलिए ये बात तो था आपके लिए। अब देखते हैं आनुवंशिकता एवं विभिन्नता। आखिर आनुवंशिकता होती क्या है, यानी हेरिडिटी, यानी प्रभावित होना। सिंपल सी बात अगर देखा जाए तो जब किसी परिवार में आप संतान को जन्म होता है, आपने देखा होगा, तो रिश्तेदार शिशु की आंखें, नाक, रंग, बालों का रंग माता पिता, सहदोरी, दादा दादी या नाना नानी के मिलाने लग जाते हैं, यानी अपने भाई बहन से मिलाने लग जाते हैं, अपने आप से मिलाने लग जाते हैं कि इसका आँख कैसा है, इसका नाक कैसा है, इसका मुँह कैसा है। तो ये सब क्यों होता है, ऐसा क्यों आप करते हो। इस प्रकार की समानताओं की विभिन्नता के कारण माता पिता से संतान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले जीन होता है। यानी जीन के कारण जो होता है हम कई मायने में एक दूसरे से एक जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि नया जीव अपने माँ बाप से वंशाक्रम प्राप्ति जीन के अनुसार विकसित होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर जन्म लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माता पिता जैसा ही दिखेगा, ठीक है। उसका गुण जरूर होगा माता पिता के उसके बॉडी में, लेकिन वो नाना नानी और दादा दादी के ऊपर भी जा सकता है या उसका परदादा के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस हो जाए शायद इस बात को आप नहीं जानते। और इसी बात को मेडलफ ने जो है विस्तृत जो है मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम आगे जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौन सा जीन कब एक्सप्रेस हो जाता है ये किसी को मालूम नहीं होता। इसलिए माता पिता अगर गोरे हैं और बच्चे काले जन्म ले रहे हैं तो इसमें कोई डाउट आपके समक्ष नहीं होना चाहिए। सदैव इस बात को याद रखना चाहिए कि जीन जो है उनके पूर्वजों से भी एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये बातें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए रखता है। कहते हैं अभिलक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अर्थात माता पिता संतान में संचरित जो होती है उसे ही हम वंशागति कहलाता है, यानी उसी हेरिडिटी कहलाती है। तो ये तो जर्नल सी बात है कि माता पिता से जीन तो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो है माता से जो है एक्स क्रोमोसोम जाता है और पिता से एक्स या वाई दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम जा सकता है, जिसमें हम लिंग निर्धारण के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिलक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण जाने को ही वंशागत कहलाता है। कहते हैं ये देखा जाता है कि एक माता पिता के प्रत्येक संतान अपने आप में विलक्षण तथा एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। केवल समरूप जुड़वा बच्चों को छोड़कर इस प्रकार की विभिन्नताओं को विविधता कहते हैं, यानी इसमें हम वेरिएशन का नाम दिया गया है। विविधता का मतलब ही होता है कि बच्चे जो होते हैं एक जैसे नहीं दिखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। तो इसी को जो है विभिन्नताओं को ही हम जो है विविधता कहते हैं, यानी वेरिएशन कहते हैं। लेकिन कई मानने में जुड़वे बच्चे जो होते हैं कई मानने में सामान्य दिखते हैं, लेकिन कई बार देखोगे तो सामान्य बच्चे भी जो जुड़वा होते हैं उनमें भी विभिन्नता आपको देखने को मिल जाएगा। कहते हैं विविधता के तरपत्य माता पिता व संतान एक ही माता पिता की दो संतानों या एक ही आबादी के सदस्य के बीच विभिन्नता से मानी जा सकती है। कहते हैं एक ही आबादी में विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जन समुदाय यानी पॉपुलेशन की जो है उत्तरजीविता के लिए महत्व है। देखिए अगर आप संसार में एक्सपेरिमेंट करोगे देखोगे तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से अलग दिखता है, लेकिन कई व्यक्तियों का ये भी मानना है कि इस संसार में 7 व्यक्ति जो होते हैं एक जैसे होते हैं। अब देखिए ये बात मिथ्या है कि सच है, ये बात तो शायद आपको पता होगा ही होगा, लेकिन एक बात इसमें जब इम्पोर्टेंट है वो ज़रूरी ये है कि अगर 7 व्यक्ति एक जैसे हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ न कुछ विभिन्नता आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, क्योंकि विभिन्नताएं ही
पॉपुलेशन को अलग करती है। अगर सब एक जैसे हो जाएं तो कौन अपराध किया है, कौन किसका बच्चा है, ये भी जानना शायद संभव न हो पाए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि पर्यावरण परिवर्तन हो तो कुछ जीव विभिन्न जीवों में विभिन्नताएं हों तो इन परिस्थितियों के लिए अनुकूल भी बन जाए। अगर हम पर्यावरण के रूप में देखें इस बात को तो विभिन्नता इसलिए भी जरूरी होता है कि मान लीजिए प्राकृतिक चेंज होता है तो उसमें कई जीव जो होंगे नष्ट हो जाएंगे और कई जीव जीवित बने रहेंगे क्योंकि उनमें विभिन्नताएं पाई गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नष्ट होने से बच भी जाते हैं कई कई। तो विभिन्नता उत्पत्ति या जीन में अचानक परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है। गैमेटो के निर्माण पर जो मियोसिस के दौरान जीनों के स्थानांतरण व विनिमय के कारण भी विभिन्नता उत्पन्न देखने को मिलता है, जिसे हम जीनों का पुनर्योजन भी कहते हैं, जिसके विषय में हमने 8 चैप्टर में भी बहुत डिस्कस किया था और जो है हमारा 20 चैप्टर में भी काफ़ी हमने डिस्कस किया, जिसमें हम काफ़ी कुछ जाना था कि गैमेट निर्माण की क्या था, निषेचन का जनन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो सारे बातों को अगर आप अच्छे से वीडियो देख चुके होंगे तो आपको उस बात की अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी। निषेचन में माता पिता गुणसूत्रों के मिश्रण से विभिन्न जीनी यानी जीनों का संयोजन उत्पन्न होते हैं। विभिन्नता का एक ऐसा सर्वाधिक समानता जो है सूत्र पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। पुनर्योजन का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन। कहते हैं वंशागत विविधता उत्परिवर्तन और पुनर्योजन के कारण ही ऐसा संभव होता है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है the next topic is Mendel's as experiment of the garden pea and the principle of inheritance. There is a most important experiment here, the Mendel's. The Mendel's is there is Sir John Mendel's is 1822 to 1884. 1884's Windsor Australian monk who used the garden peas. There is a most important here. The Sir John Mendel's is 1822 to 1884. The Australian monk they use a garden peas means Pico Atreus for the experiment on plant breeding and published his result in 1865. His work, however, was independently rediscovered in 19th, long after there is a medal of death. The 19th century, there is the after the medal of his death by T.S. Markle and Collins Dale varies, but since a medal was the first to guess to principle underlining inheritance in is regarded as the founder to the father of genetics. There is the medal is called to the father of genetics because he was giving to the important feature of inheritance. There is experiment on the pea. So here show the Mendel's as experiment. The Mendel's designed the experiment in such a way that a pure tail variety of pea and plant could be a cross to a pure draft variety, and the anthers from flower of tall plants were removed, and their stigmas is dusted with the pollen from a flower of draft plants. This experiment was also carried out, and that is the anther is a flower borne on their draft plants and were removed, and their stigmas is were dusted by the pollen from a flower of tall plant. In the flowing spring, seeds for the new plant were collected and sown. There is a medal is a form that all the plant of the generations called first Filgals generations are FI. Grow to be a tall plants is allow them to self-pollinate against to the collected the seeds. The following years after the seeds has been to sown, there found the 3/4 of this plant were atolls and the rest draft. He has repeated the experiment several times and found that a ratio of tall draft is a plant was a 3:1. There is a most important experiment is here. There is showing this picture. There is a tall plant, paradings of pea plant and draft fuel parading on the plant. There is all seeds of formed were collected, and some there years there change of the experiment, but all time is a result is resulting to 3:1. And in this way, they try to the cross peas plant as a fring. There is 7 such a contrasting of character of trace. There is a 1. The red flower is a white flower is a plant. And 2 axillary flower is a flow arising in the axil of the leaves and the terminal flower arising tip of stalk. And third point is a yellow seeds, where is green of seeds.
There is a 4 round seeds, various springly seeds, and the 5 is a green pod, various yellow pod, and 6 is a plant with the flatted pod, where is those with the constructed the pod, and 7 pure tall plant where a pure drops a plant. There is experiment of the mad loves. There is come to the result of here. It is a 7 types result. The see the mad love on experiment, and there is the pure tall plant where is a draft and plant will be this contrasting the character exit the variety there is a self pollinating so that generation after generation they are expressed only types of the feature. The crossing involving plant drifting in the inherit of the one contrasting features only are called to the monohybrid cross. There is a monohybrid cross. There are mean the different in the inherit to the one contraction feature only there are monohybrid cross. And the method also try to cross involving into the contrasting feature such as a tall and the red flower plant and cross with the draft with the white flower plant. Such a cross are termed the dehydrated क्रॉस। कहते हैं मेडलव के मटर के फूलों पर प्रयोग व वंशागत के सिद्धांत के रूप में आधारित था। उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है एक्सपेरिमेंट किया। अगर देखा जाए उनका पूरा नाम था सर गॉर्गस जॉन मेडलव, जो 1822 से लेकर 1884 के बीच में ऑस्ट्रेलियाई संत थे। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दर्शाया कि कैसे जो है मटर पे जो है इन्होंने प्रयोग करके बताने की कोशिश किया कि हेरिडिटी कैसे बनती है। जिन्होंने बगीचे के मटर के ऊपर उन्होंने अपने प्रयोग के लिए चुना और अपने परिणाम को जो है 1865 में प्रकाशित किया। उनके कार्य को पुण्य खोज मेडलव की मृत्यु के काफ़ी समय बाद यानी 19वीं शताब्दी में जो है यानी 19वीं में शेरमार्क और कॉरेंस तथा हुगल्स बीस ने जो है इनका एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था। लेकिन वंशागत के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रतिवेदन मेडलव ने ही किया था, इसलिए इनको जो है आनुवंशिक का जनक भी कहा जाता है, इसलिए इनको फादर्स ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया। देखिए मेडलव ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस मटर को चुना और इस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये कई मानने में उनके एक्सपेरिमेंट जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और इस एक्सपेरिमेंट ने जो है कहते हैं बहुत ही इंसानों के जेनेटिक मटेरियल्स को चेंज कर दिया और समझ जो है विकसित किया कि किस प्रकार जो है जनरेशन में चेंजेस आता है, वेरिएशन में चेंजेस आती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगर देखा जाए तो मेडलव का प्रयोग क्या था, तो इस विषय में यही बात आती है कि मेडलव ने अपने प्रयोगों की योजना इस प्रकार बनाई ताकि विशुद्ध जो लंबे प्रकार के मटर के पौधे विशुद्ध बौने पौधे द्वारा संकृत किया जा सके। यानी आपने अगर देखा होगा कि अगर मान लीजिए अगर माता छोटी साइज़ की है और फादर बड़े साइज़ का है तो उनका बच्चा ये नहीं है कि उनका बच्चा जो है मिडल ही जन्म लेगा, कुछ किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो टॉल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो यही बात उन्होंने मटर के पौधों पे भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। कहते लंबे पौधे के फूलों के पराग कोशों को वर्गलित करके उनके वर्तिकांग के बौने पौधों को फूलों से जो प्राप्त परागण द्वारा पारित किया गया था और इसका विपरीत प्रयोग भी किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जैसे डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि शुद्ध लंबे मटर के पौधे हैं और जो है शुद्ध बौने मटर के पौधे हैं, लेकिन उत्पन्न हुए बीजों को एकत्र किया गया तो अगले साल बोया गया तो उसमें कुछ और भी लक्षण देखने को मिला। कहते हैं अगर आगामी बसंत ऋतु में नए पौधों के बीज इकट्ठा करके उन्हें बोया गया तो मेडलव ने पाया कि इस पीढ़ियों में सभी पौधे जिन्हें पहली संतान पीढ़ी कहते हैं लंबे पौधे थे। उन्होंने उन्हें स्वर परागित होने दिया और उन्हें पुण्य बीज एकत्र किए और पुण्य अगले वर्ष उन्हें बोने से प्राप्त पौधे में 3/4 लंबे शेष बौने पाए गए। उन्होंने इस प्रयोग को पुनरावृत्त अनेक बार किया और यह पाया कि लंबे एवं बौने पौधे का अनुपात जो होता है सदैव 3:1 के बराबर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी रहता है कि 3 होती क्या है। तो आप इस बात को जो है यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेडलव ने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है बौने और लंबे पौधे को उसने एक्सपेरिमेंट में लिया और जब एक्सपेरिमेंट की गई तो बार बार बोने के पश्चात भी जो इनका है 3:1 के रेशो में आया, यानी 3 पौधे जो होंगे लंबे होंगे और 1 पौधे सदैव बौने रहेंगे। इसका कारण ये रहेगा कि वो अपने जेनेटिकल से प्रभावित है, जेनेटिक से प्रभावित हो रखा है और ऐसा लक्षण उन्हें देखने को मिला। कहते हैं अगर इस प्रकार उन्हें 7 विपरीत अभिलक्षण के बारे मटर के पौधों में संकलन कराया। देखिए 7 इंपॉर्टेंट बात जो मटर के पौधों में उन्होंने देखा हुए थे, ये लक्षण इस प्रकार थे। पहला तो उन्होंने ये लक्षण देखा कि लाल फूल सफ़ेद फूल वाले पौधे हैं, यानी लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले पौधे हैं। अक्षीय अंतर पुष्पीय पौधे भी उनको नजर आया। पीले व हरे बीज वाले पौधे भी होते हैं और गोल बीज की झुर्रीदार बीज भी पाए जाते हैं। फली का एक रंग हरा और पीला भी
मिली और फूली हुई आकृति और अंकुरित आकृति वाली फलियां भी मिली। लंबे तने, छोटे तने और वाले पौधे भी मिले। ऐसे विविध अभिलक्षण वाले पौधे की बहुत सी किस्में देखने को मिला, जिसमें स्वयं परागण भी हुआ, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें एक ही प्रकार के अभिलक्षण व्याप्त रहे। ऐसे संकरण जिनमें वंशगत के लिए केवल एक ही अभिलक्षण किया जाता है, एक संकरण यानी क्रॉस यानी जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मतलब दो विपरीत अभिलक्षण वाले पादपों जैसे लंबे और लाल फूल वाले बौने और सफ़ेद फूल वाले पौधे के बीच संकरण कराया तो उन्होंने देखा कि द्विसंकरण प्रकरण यानी डिहाइड्रल क्रॉस कहलाया। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने देखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक इज मेडलस इज अ प्रिंसिपल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। Friend, here is a based on the result of experiment. Medlow is a postulate the following law of heredity. Medlow is the first law of segregation and priority of gamete. That is the first law of Medlow. The law of segregation mean priority of gamete. At the formation of gamete, two chromosomes each pair of separate or segregate as into two different cells which form a gametes. This is an universal law and the way during to gametes formation in all sexually reproducing organisms and the two factor of the pair pass into the different gametes. Each gametes receive one number of pairs of factor and the gametes appear. Medlow factor let's come to the now as a genes. The Medlow experiment of 7 genes as an experiment on their pea seeds here show there is a most important round brinklings. Their two seeds are shaped and their seed is colored and the floor the colors and there is a stem length and long and the short. There is a most important experiment here show in this picture. And the second is a law of dominance. There is a most important here the Medlow is a law, second law, the law of dominance. During the inheritance of many traits is a example eyes color, flower color, seed shape is a controlled by their one pair of genes. When the two genes of a pair are of the same kinds, a brown color of eyes, red color of the flower, the condition of term is a homogeneous. There is a pair of chromosomes that there are gene controlling the some features of flower color. In the two different form of red flower genes, one chromosome and white flower genes are another membrane of pair termed to the homogenesis. There are condition term the heterogenesis. There is the factor or genes for red and the white flower colors are alternative from to the same genes. That is the genes of flower color such as alternative form of some genes are termed to the alleles. That is called to the alleles. There is alternative form of same genes is called alleles. The second law of inheritance maintains that when the two genes appear or represent a contrasting character, the expression of their one of dominant and our that is the each other. There is the most important things here. The second law of inheritance maintain that when the two genes of pair and represent contrast character they express one is dominant over that or to the other. Thus, they both genes and alleles are formed. Telomeres is represent as a TT is a capital T. And that is a homogenesis are the one genes is a tailness and then another is a draftness of capital T small t. That heterogenesis there P is a plant will be a tall. The opposite of dominance genes is a term made to the receive gene. The receive features is deafness of the plant is expressed only when to both genes of alleles are the homogenesis condition. There is a formation of small t, double small t. And the law of dominance was found to be true in a both monohybrid and dihybrid cross in the case of all the 7 characteristics studied by the Medlows in the garden piece. And third is a law of independent assurement. There is the most important topic is the law of independence. The mean where is that is the inheritance of the two features. Each feature is controlled by a pair of genes. The genes for the two different features are passed down into the sprint of independently. It is a segregation. One pair of factor is independent of segregation of the factor. The belonging to the any other pairs of factor is a alleles pair. Here shown in this figure, there is a parents and gamete. The rat tails white draft. There is a
capital T, T and capital R, R. But white raft is a small t and the R is small. The gamete is a TR and there is the T, small t and a R. There F1 is the generation is a T, is a capital or small t, and R is a tall red self. The pregnancy of work is below. There is shown in this table. Here, so in this table, there is a most important experiment. There are 9:3:1 ratio. Let's come to the any exam. The 9:3:1 ratio. The genes and male and female is a gamete. Here, TR and TR. Their experiment. Their tall red tail. There is a last draft red and there. The ratio is come to the 9:3:3 and the 1. The 9:3:1 ratio is coming. There is a dihybrid phenotypics of ratio. In this figure, there is a result showing the independent assortment in the two pair of genes. The R stand for the red is a flower is a color, R from a white flower color, T from a tallness and small t for draftness. You would be have to notice that is the composition of the genes, term genotypes and control the outside expressions will we can see. That is the phenotypes, the ratio of progenies in their cross, therefore the phenotypes ratio. However, as the more and more scientists belong to the DEVA as genetic experiment, it is become clear that medlars alone do not hold true in all cases. We shall learn about there is the divisional from the medlars laws such as the incomplete dominance and codominance and the progenetic inheritance. That is the most important for here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है कि मेडलफ के वंशागति सिद्धांत क्या था। देखिए कई मायने में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने प्रयोग के आधार पर मेडलफ ने वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। तो कहते हैं कि कई नियम थे जिसको जानना आपके लिए काफ़ी रोचक होगा और बहुत इन्फॉर्मेशन दायक होगा। तो इसमें पहला जो यही बात आती है कि वियो संयोजन। देखिए वी संयोजन का सिद्धांत या युग्मकों के सिद्धांत का जो सिद्धांत क्या थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इनमें कि जो गैमेटों के निर्माण समय प्रत्येक जोड़े के दो गुणसूत्र दो विभिन्न कोशिकाओं में चले हो जाते हैं जो कि युग्मक का निर्माण करते हैं। यह एक जो है सर्वत्र नियम है और ये सभी लैंगिक जननों करके कार्य करने वाले जीवों में गैमेट के निर्माण के दौरान एक जोड़े के दो कारक विभिन्न गैमेटों से प्रवेश कर जाते हैं। तो ये मेडलफ का सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि देखिए दो गुणसूत्र दो विभिन्न कोशिकाओं में चले हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। आपको जनरली जी पता ही होगा कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में होता है और XY क्रोमोसोम जो होता है वो मेल में होता है। तो कहते हैं कि ये सभी लैंगिक जनन वाले जीवों में जो गैमेट का निर्माण के दौरान एक जोड़े के दो कारक विभिन्न गैमेट में प्रवेश कर जाते हैं और प्रत्येक गैमेट के कारकों की जोड़ों से केवल एक सदस्य को ही प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी ये बात को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर डायग्राम में प्रस्तुत भी किया है। अगर आप ये डायग्राम को भली भांति देख रहे होगे तो बहुत काफ़ी आपको समझ में आएगा। आपको पता है कि हमने जो यहाँ पर जो रेशो पढ़ा था, ठीक है, क्या रेशो पढ़ा था हमने 3:1 का रेशो था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे बीजों की आकृति आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो बीजों के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करवाया गया, एक गोल और एक था झुर्रीदार, एक हरा था एक पीला था। अब देखिए इनमें एक्सपेरिमेंट होगा तो इसकी फली कैसे होगी, फली हुई होगी और एक संकरित होगी, क्योंकि झुर्रीदार के साथ हुआ है तो जो है अगर इसका मटर का जो पौधा आएगा, बीज जो आएगा, जो दाने आएंगे, एक फुली हुई आएगा एक संकरित आएगा। लेकिन अगर हम पीला और जो हरा में करें तो एक तो हरा होगा एक होगा पीला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर पुष्पों में देखा जाए, अगर एक जामुनी है और एक सफ़ेद है तो इसमें क्या होगा, अंतरिक्ष अंतराल में आएगा। जब हम अंतरिक्ष अंतराल में करेंगे तो इसमें भी बहुत तने की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और ये एक्सपेरिमेंट जैसे भी करवाया गया सब में जो है वेरिएशन देखने को मिला। तो यही बात इंसान पे भी लागू होता है कि अगर माता पिता दो किस्म के हैं तो उनके बच्चे में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। और कभी कभी तो ये भी होता है कि उनके पूर्वजों से जो है कुछ गुण एक्सप्रेस हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो है बीजों की और फूलों की और जो यहाँ झुर्रीदार चीज़ों की जो बीज है उनके एक्सपेरिमेंट करके इन बातों को दर्शाने की कोशिश भी किया गया है। कहते हैं दूसरा जो था सिद्धांत था वो था प्रभाविकता का सिद्धांत। तो ये प्रभाविकता के सिद्धांत में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे डोमिनेंस कहा जा सकता है।
लक्षणों के वंशागत जैसे फूल का रंग, बीज का आकार आदि को समय प्रत्येक लक्षण की वंशागति एक जोड़ी जीनों से नियंत्रित होती है। जब एक जोड़ियों के दोनों जीन एक ही प्रकार के होते हैं, अगर उदाहरण देखें फूल का लाल रंग, इस स्थिति को हम समयोजिस यानी होमोजेनेसिस कहते हैं। जब एक ही अभिलक्षण जैसे फूल का रंग को कि लाल के लिए जीन का गुणसूत्र पर और सफ़ेद रंग के लिए जोड़े के दूसरे गुणसूत्र जिसे इसका समजात कहते हैं पर उपस्थिति में यह तो दशा विषमयुति यानी हेटेरोजाइगस कहलाती है। फल के हाल तथा लाल और सफ़ेद रंग के लिए जीन एक ही जीन के दो विकल्प के रूप में होते हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि फल के लाल या सफ़ेद रंग के लिए जीन एक ही जीन के दो विकल्प के रूप में होते हैं, यानी एक ही जीन के दो विकल्प के रूप में होते हैं, उसी को हम एलील्स कहते हैं। ठीक है। वंशागति का दूसरा नियम ये भी होता है कि एक जोड़े के दो विपरीत जीनों में एक ही अभिव्यक्ति दूसरे से जो है अधिक प्रभावित होती है। इस प्रकार यदि दोनों जीन लंबाई के लिए टी से निरूपित होती है तो इसको जो है समयोजित, अथवा एक जीन लंबाई दूसरा बौने का जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी हो तो मटर के पौधे लंबे ही होंगे। यानी अप्रभावी लक्षण पौधे का बौनापन तभी प्रकट होती है जब इनकी जीन यानी जो इसका है समयुग्मन अर्थात जो है स्मॉल टी हो, तभी जो है इसमें जो है बौनापन नजर आएगा जब स्मॉल टी हो। मेटाथोरा मटर के अभिलक्षण के अध्ययन के मामलों में एक संकरण क्रॉस और दृश्य संकरण क्रॉस दोनों के लिए प्रभावित के लिए उन्होंने लो ऑफ डोमिनेंस की सही पाया। यानी जब लो ऑफ डोमिनेंस उन्होंने बनाया तो इसमें सारे गुणों को जो अभिलक्षण उन्होंने बताया था वो सारी बात जो था वो सत्य सिद्ध हुआ। उसके बाद उन्होंने लिया स्वतंत्र चयन का सिद्धांत भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने रखा। कहते दो अभिलक्षणों के वंशागत प्रत्येक लक्षण जो कि जीनों के एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित होते हैं कि जीन संदर्भ में स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित होते रहते हैं। एक जोड़ी कारकों का पृथक्करण दूसरे जोड़ी करके जो पृथक्करण में पूर्णतः इसमें स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप समझ भी सकते हो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि लाल लंबा और सफ़ेद बौना। अब देखिए इन पौधों में जो है आपस में जो है क्रॉस करवाया गया तो क्या हुआ, अगर जनक के रूप में कैपिटल टी और कैपिटल आर है तो उसी तरह जनक में जो सफ़ेद बौना में जो है स्मॉल टी और जो है स्मॉल आर दिखाएगा। और यहाँ पर गैमेट अगर आप देखोगे तो टी आर के रूप में आ गया है और सफ़ेदों में जो है टी आर के रूप में। जब इनमें क्रॉस होता है तो फर्स्ट जनरेशन में जो होता है F1 में क्या होता है, कैपिटल जो होगा टी होगा, स्मॉल टी होगा, आर कैपिटल होगा और आर होगा। इसमें लाल लंबा स्वयं परागण द्वारा होगा। अगर इन्हीं को हम अगर टेबल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आएगा। इस अभिलक्षण को हम द्विसंकरा भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो दो तरह के जो है जिनोटाइप्स लिया गया है, जीनों लिया गया है, यानी नर मादा जो गैमेट में जीनों को जो है दर्शाया गया है। अगर इसका रेशो जो प्राप्त होगा आपको 9:3:1 के रेशो में ये प्राप्त होगा। कई बार एग्जामिनर जो है 3:1 के रेशो भी पूछ लेता है और 9:3:1 के रेशो भी पूछ लेता है। यानी इसमें दो जो होंगे 3:3 के रूप में आएगा और 1 जो होगा, जैसे कि लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि स्मॉल टी और स्मॉल आर को रिप्रेजेंट किया गया है तो ये एक के लिए होगा। और बाकी जिसमें आपको कैपिटल टी दिख रहा होगा वो सारे में जो होता है वो 9 के लिए यहाँ दर्शाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ जो होंगे एक ही कैरेक्टर दिखाएंगे जो 3:3 के रूप में आपको प्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार जो है मेडलफ ने इस चीज़ को 9:3:1 के रेशियो में विभक्त करके उन्होंने साबित कर दिया कि जो जीन है हमेशा बदलती रहती है और गैमेट में जीनों में जो नर और मादा में काफ़ी डिफरेंस होती रहती है। ये जो एक्सपेरिमेंट थी 9:3:1 के रेशियो में, इसमें 9 जो थे लंबे लाल थे और 3 जो थे लंबे सफ़ेद बौने थे। ठीक है, लंबे सफ़ेद थे, 3 लंबे सफ़ेद थे और 3 बौने लाल थे और 1 बौना सफ़ेद था, जैसे कि हम अभी डायग्राम में भी और फ्लो चार्ट में भी देखने की कोशिश किया था। तो याद रखना 9 जो होंगे लंबे लाल होंगे, 3 जो होंगे सफ़ेद लाल होंगे और 3 बौने लाल होंगे और 1 जो होगा बौना सफ़ेद होगा, जो कि लास्ट में हमें नज़र आया था। यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर इस जो हमने देखा चार्ट में उसमें आर जो था फूलों के लाल रंग वाले जीन थे। ये आपको याद भी दिमाग में रखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आर जो था फूल के लाल रंग वाले जीन थे और स्मॉल आर जो था फूल के सफ़ेद रंग वाले जीन थे और कैपिटल टी जो था पौधों को लंबा करने वाला जीन था और स्मॉल टी जो था पौधे के बौनापन के जीन था। तो ये सारे अगर बात आपको पता रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में आपको कोई किसी प्रकार की जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने अध्ययन
जो किया है उसमें जीनों का संगठन और जो है जीन प्ररूपी यानी जीनोटाइप्स बाहर दिखने वाले लक्षणों को जो है नियंत्रित करता है, अर्थात फिनोटाइप को नियंत्रित भी करता है। क्रॉस में संदेश का जो है अनुपात अभिलक्षी रूप यानी फिनोटाइप्स अनुपात जो है फिनोटाइप रेशो कहलाती है। कहते हैं जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर खोज करना शुरू किया वैसे वैसे हमने बहुत बातों को और भी समझने में हमारे लिए आसानी हुआ। कहते हैं अधिक से अधिक विज्ञानी अनुवांशिक के प्रयोग की खोज करते चले गए। यह स्पष्ट हुआ कि मेडलव के नियम सभी स्थिति में सही नहीं होते हैं। हम मेडलव के नियमों के व्यक्तिगत क्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि अपूर्ण सहभागिता यानी को डोमिनेंस और बहुजीनी वंशागत के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो थी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। Our next topic is reasons for a Medlev's success. Friend, here Medlev succeed in the postulating law of inheritance because it is choose of the experimental plant. There is a most important topic here. There is a experimental plant. Garden peas which has a short life cycle has a and self-pollinated a bisexual flower, so that cross pollination is not be allowed and the true breedings. And the behavior of parents could be maintained because of the property of self-pollination is a garden peas plants a large number of pure lines of plant with the several pairs of contrasting of character could be obtained in the same field. And second is the most important for success is the selecting to the traits. All the 7 pair of contrasted character of peas plant considered by the Mendeleev his experiments ensure the complete dominance that as a helped to Mendeleev to the postulate the law of dominance and the law of segregation. And third important in a success, the factor to all the 7 traits selected by the Mendeleev from the experiment were the either present on the separate the homogeneous chromosome or if there are several present on the same chromosome. They were apart so that is a factor segregated independently and were not being inherited together. So that Mendeleev is a failed to be discovered linkage and crossover. And the fourth important factor that Mendeleev is noted down here, the Mendeleev's methodology. Methodology is the most important. Mendeleev is a methodology. Is the techniques of experiment also help in their discovered less law of heredity. The first is a homogeneous pure line plant with a contrasting character were crossed. And second is a cell pollination was prevented by removing stamen to varying to the about a cross pollination between to the desired to the parents. And third is a female plants were dusted with the pollen grain from to another plant with their contrasting features and were tied in their bag prevent to the further pollination. And fourth point is a seed were collected from plants of different generation and so many time. And fifth, the result of different generation were maintained and analyzed statistically by their accounting to the individually exhibiting of different trade. And sixth is their considered to inheritance of the character at the time. Then he considered inheritance involving individually different in the two contrasting character, and he performed to the reciprocals is the cross and test cross is the conformal result. There is seventh is the most important topic here. He performed to the reciprocal cross and test crossing to confirm the result. There is a section 2.3 defined to this term and the formulated to the basis of the law of heredity. तो यहाँ पर जो है मेडलेव की सफलता के क्या कारण थे। देखिए क्वेश्चन बहुत मानने में इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आ जाता है कि मेडलेव की सफलता के क्या कारण थे। तो ये कई मानने में इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, तो इस बात को जरूर नोट डाउन कर लेना। आपके समक्ष हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हुआ है, तो इसके पॉइंट जो है जरूर नोट कर लेना, ये काम आपके लिए आसान रहेगा। कहते हैं मेडलेव की सफलता का कारण था, पहला था उनकी सामग्री का चयन। देखिए उन्होंने मटर को चुना जिसका जीवन चक्र कल्प जो है अल्प अवधि की होती है, बहुत शॉर्टेज लाइफ साइकिल होती है इसकी, यानी बहुत जल्दी, क्योंकि ये 1 वर्ष से भी कम पौधों में गिना जाता है। ठीक है, इसमें जो है स्वयं परागिता द्विलिंगिक पुष्प पाए जाते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें स्वयं द्विलिंगी पुष्प पाए जाते थे जिनमें दल पुंज बंद होता था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अंततः परागण को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था।
मटर के पौधे उगाना आसान है और कई अच्छे विपरीत लक्षणों युक्त पादप उपलब्ध भी है। देखिए ये पॉइंट जो था काफ़ी मानने में इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सारी बातों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि उन्होंने इस मटर का पौधों को इसलिए चयन किया क्योंकि इनका जीवन काल जो होती बहुत कम होती है और इसमें स्वयं परागित द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। साथ में इसमें जो है दल पुंज भी पाया जाता है और जो है परागण को आसानी से नियंत्रण भी किया जा सकता है। तभी मेडलफ ने इस एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधों को चुना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में भी इस बात को पूछी जाती है कि मेडलफ की सफलता का क्या कारण था या मेडलफ ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना। तो ये एक मायने में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। उसका दूसरी बात इसमें यही आता है उनके द्वारा लक्षणों का चयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। कहते हैं मेडलफ द्वारा अपने प्रयोग हेतु चयनित विपरीत लक्षण के 7 जोड़ों को नियंत्रित करने वाले कारक तो समजातीय गुणसूत्र पर उपस्थित थे, और यदि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित थे तो एक दूसरे से इतने देर स्थित थे कि वे यानी दूर स्थिति के स्वतंत्र रूप से पृथक हो सकते थे। देखिए ये पृथक होना यानी अलग होना भी कई मानने में इंपॉर्टेंट रहता है। तभी जो है मेडलफ ने मटर के पौधों को ही चयनित किया, अर्थात उनकी वंशागति एक साथ नहीं होती थी। इसी कारण से मेडलफ ने समयता के क्रॉसिंग ओवर नहीं खोज सके। लेकिन इसमें बात उनमें क्रॉसिंग ओवर्स नहीं खोजा तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत हेरिडिटी की जो इन्फॉर्मेशन दिया वो कई मानने में जो है आगे चल के काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सिद्ध हुआ। कहते हैं अगर मेडलफ की तकनीक के बारे में अगर हम ना जानें तो हमारा जो है पढ़ाई भी अधूरा रह जाता है। मेडलफ की तकनीक क्या थी ये बात जानना आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, तभी आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें तकनीक के बारे में जानना होगा, उसको समझना होगा। और समझ आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर में ही प्राप्त होगी, जहाँ पर आपको जो है आपके ही लैंग्वेज में आपके जैसे ही आपके लिए ही जो है यहाँ पर शब्दों का उपयोग किया जाता है, जहाँ प्रोनाउंसिएशन भी बहुत आसान होता है, जो कि छोटा बच्चा भी आसानी से बोल सकता है और छोटा बच्चा भी समझ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है। तो कहते हैं मेडलफ की तकनीक, देखिए कहते हैं तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज़ को समझने के लिए और किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो मेडलफ की प्रयोग तकनीकी उत्कृष्ट थी। कहते हैं विषगामी लक्षणों से युक्त शुद्ध वंशाक्रम के समुचित पौधे का क्रॉस कराया गया, यानी जो था वंशागत पौधों को इन्होंने क्रॉस करवाया। ये तकनीक उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध भी हुआ और पुकेसरों को तोड़कर बाहर निकाल दिए जाने से स्वयं परागण को रोका गया और इंद्रित जानकों को बीच परागण करवाया गया। देखिए ये इसलिए भी तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने क्या किया, पुकेसर को तोड़ के बाहर निकाल दिया, यानी स्वयं परागण को इन्होंने रोक लिया। अब जब स्वयं परागण को इन्होंने रोक लिया तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्रॉस पोलिनेशन के ऊपर चले गए, पर परागण के ऊपर चले गए, जिससे हम इसकी वेरिएशन को देख सकें। तो ये तकनीक भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं मादा फूलों पर परागण को छिड़क देने के बाद उन्होंने एक थैली के भीतर बांध दिया ताकि और आगे परागण न हो सके। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक्सपेरिमेंट की तकनीक थी कि इन्होंने जो है पर परागण जो है छिड़क के उसको थैली में बंद कर दिया। इसे इन्होंने ये जानना चाहते थे कि कोई और परागण अगर उस पर पड़ता तो शायद पौधों पे इफेक्ट पड़ता, उनके फूलों में इफेक्ट पड़ता, लेकिन वो इच्छा अनुसार सारे कार्य करना चाहते थे। यही तकनीक उनको जो है कामयाबी के लक्षण पे पहुंचाया। देखिए कोई भी कामयाबी के लक्षण तब होती है जब कोई टॉपिक को आप अच्छे से समझते हो, और समझने के लिए समझाने वाला भी सही होना ज़रूरी है और उसका लैंग्वेज भी सही वही होना चाहिए, आपके जैसा भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंट की तकनीकों को समझने के लिए वो साधारण से साधारण चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो ज़रूरी होता है। ठीक है, तीसरी बात तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन चौथी बात और भी इंपॉर्टेंट था कि बीजों के समय पर संग्रह किया गया और बोया गया, यानी उन्होंने व्यर्थ नहीं किया, जो समय अवधि थी उसी समय अवधि में उन्होंने जो है बीजों को बोया। ये तकनीक उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और लाभदायक सिद्ध भी हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, पांचवीं बात में उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण को वंशज पर विचार किया। देखिए कभी भी हम जिज्ञासाहीन क्या करते हैं, जैसे पढ़ने में भी आप क्या करते हो, कभी यहाँ वीडियो देखते हो, कभी वहाँ देखते हो, कभी वहाँ देखते हो, कभी वहाँ देखते हो, तो इसमें क्या होता है आप खुद कन्फ्यूज हो जाते हो। लेकिन इन्होंने इस तकनीक का उपयोग नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण को वंशज पर विचार किया, यानी एक ही को अपना बनाया लक्ष्य और एक ही को अपना गुरु बनाया और उसी बेस पर उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, यानी एक बार में एक ही लक्षण को उन्होंने लिया और उसी पर जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कोशिश किया। ठीक है, तो ये काफ़ी उनके लिए जो है तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। कहते हैं उसके बाद परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। देखिए कभी भी हम कोई चीज़ को करते हैं तो उसके परिणाम को लिखना भी जरूरी होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कई बच्चे तो मोबाइल हाथ में लेके वीडियो देख रहे हैं सिर्फ,
और सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है कि आपको जो बात समझ में आ रही है, और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते चले जाते हैं कि इसमें क्या बात को इंपॉर्टेंट कहा गया है, क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो सारे इंपॉर्टेंट बात को जो है नोट कर लेते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं, फिर वो उनके माइंड में ही पल्ले पड़ जाता है। तो आप लोग क्या करते हो, सिर्फ हाथ में वीडियो देख लेते हो, कान में लीड लगा लेते हो और सिर्फ सुनते रहते हो। दोस्तों, लिखना भी ज़रूरी है, और अगर लिखोगे तभी समझ पाओगे कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि बार बार आप वीडियो तो नहीं देखोगे। कभी आपके मोबाइल में नेट रहता है, कभी नहीं रहता। अगर आप कॉपी पर नोट डाउन कर लोगे तो कभी भी कॉपी तो है, उसमें नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फटाक से पेज पलटोगे, फटाक से आपको सारी बातों का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कभी भी आप वीडियो देखो तो साथ में कलम पेन जरूर लेके रखा करो, और जो इंपॉर्टेंट बात होती है उसको नोट किया करो। तो यही बात जो है मेडलफ ने अपने तकनीक में यूज़ किया कि परिणामों का उनको सांख्यिकी विश्लेषण किया गया, यानी उन्होंने हरी बात को नोट डाउन किया। और 7 पॉइंट जो था, उन्होंने व्युत्क्रम संक्रमण किए, यानी जो था इनको रेसिप्रोकल किया, यानी व्युत्क्रम किया, इसका परीक्षण किया ताकि परिणामों की पुष्टि हो सके। यानी उन्होंने दोबारा से इसको जो एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, कहते हैं साइंस तब डील मानी जाती है, साइंस तब उसको कहते हैं जो एक ही एक्सपेरिमेंट करने पर बार बार रिजल्ट वही आए। यानी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, रिजल्ट वही आएगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। और ये एक्सपेरिमेंट आप विश्व के कहीं भी कर लोगे तो आपका रिजल्ट वाटर में ही प्राप्त होगी। तो यही बात उन्होंने कहा कि साइंस में अगर इसको प्रूवनेस देना है तो एक्सपेरिमेंट को कई बार मुझे दोहराने की आवश्यकता भी है। तभी तो मैं कहता हूँ, अगर कोई बात को आप नोट डाउन कर लेते हो तो आप जितना मर्जी चाहो इसको दोहरा सकते हो, जितना मर्जी यह बार आप याद कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड जेनेटिक्स। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, देयर इज यूज्ड फॉर द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, एंड देयर इज अ फर्स्ट इज अ फैक्टर। द यूनिट ऑफ inheritance and the expression of the particular character is there controlled by the inheritable units called to the factors, mean genes, which are present in the pair in the parental cells and singly in their gametes. The genes is the most important here, a segment of DNA molecules which are determine their unit of inheritance and expression of the particular character. It is called to the genes. And second word is alleles, means allomorphism. There are two or more alternative form of genes are called alleles. Friend, there is a genes is a more than two or more the alternatives genes called to the alleles. From example, in the pea plant, the genes of producing seed shapes may be occur in a two alternative form, smooth and wrinkles. Means smooth is a capital S and wrinkle is a small s. Gene for a smooth wrinkles seed are alleles of each other and occupies some locus on the homologous chromosome. There is alleles and allomorphism is the most important for here and trait. It is a morphologically is and physiologically visible character. Example, color of flower and shape of seed. There is a most important for trait. There is a colors of flower and shape of seed. And next is a dominant trait. There is a most important here. Out of the two alleles are allotrophics of the traits. There one which is expressed itself in the heterogeneous organism in the F1 hybrid is called to the dominant. Dominant trace is dominant alleles, and there one that is remaining mask in the F1 individually but get is expressed in the next generation. It means F2. It is called to receives. And there if the alleles is a combination in the organism is a capital T and a small t, and the T is there is a capital is a telomerase, and expresses is itself but is a small t is a draftness and cannot be so. The T is the dominant alleles and the telomerase is a dominance on the draftness represented by a small t. There is a most important factor here. And next is a recessive trait. Recessive trait is the most important here. The out of two alleles and trait there is one which is the expressed does not be expressed in the F1 hybrid is called to the recessive trait. Recessive alleles but their recessive alleles does not be express itself only in the homogeneous state. Example, small t means double T. There is a next is genotypes. Genotypes is the most important for the science student. And the phenotypes, a class of individually recognized based on the genetical constitution their seeded of parents. Peas plant is a capital
SS, and it is will be away breed to the true for a smooth seeded character. But plant having capital S and small s on the selfings would be give to rise to be populations and represented by 3:1. The ratio form a smooth seeded is plant are blinking seeded plants. And the next is the phenotypes. Phenotypes is all important for here. A class of individually recognized based on the outward appearance on the trait in the individual is the phenotypes. The smooth seeded is a shape or brinkled shape of seeds are represented two different phenotypes. There is a phenotypes on here. Is a homogenesis. Homogenesis means individually possess two identical alleles from a trait is term is a homogenesis. Example is a capital S means 2 times SS is a homogenesis is a condition for a smooth seeded character in a garden pea. And there is a heterogenesis as a on individual with the dissimilar and the least from to trait is a term is a heterogenesis. For example, capital S and small s is represented by the heterogenesis condition for a smooth seeded character in a garden pea. And next is a parent generations. The parent generation is the most important here. The parents used for the first cross are presenting by parents means P1 generations. And the next is F1 generation. The pregnancies are produced from the cross between two parents. P1 is called first filials are F1 generation. And next is F2 generation. The pregnancy is resulting from a self is a pollination and inbreedings of F1 individual is called second filials are F2 generations. And the monohybrid cross, the cross between two parents differing in the single pairs of contrasting character is called to monohybrid cross, and the F1 offspring is the monohybrid. There is a monohybrid is a phenotypical ratio of 3 dominant and the 1 recessive obtained in their F2 generation from to the monohybrid cross by the Mendel's was mentioned as a 3:1 is a monohybrid ratio. And next is a dihybrid cross. Dihybrid cross here, the cross involves two parents different in the two pairs of contrasting character and considered as stimulously for the inheritance of patterns is called dihybrid cross. The phenotypical ratio is obtained in the F2 generations from a hybrid is a cross is called Mendelian's hybrids ratio 9:3:1. I have already learned there a 9:3:1 ratio, and there is a F1 is called to the dihybrid means is a capital S and capital T and T. There is a most important character here. And the next is a hybridizations. Hybridization means a cross is an organism belonging to different species for a getting a desirable quality in the offspring. And the next is test cross. In the crossing of the F1 pregnancy with their homogenesis received and the parent. If F1 pregnancy is a heterogenesis, then test cross away to have their ratio of 1:1 between two different genotypes and phenotypes here. And reciprocal cross. Reciprocal cross is here is most important is the cross which is the sex of the parents as a result reverse it there as if is in their first cross father was a draft and the mother tells when to the reciprocals and cross. Draft parents will be a female and tell parents is a male. There is a most important for the terms of biological here. देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है कि देखिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको जो है कुछ साइंस के टर्म को भी दिमाग में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है अगर एक साइंस के टर्म अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने जाओगे तो लोग आप पे हंसने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उसी को ही साइंस के टर्म में बोलते हो, साइंस के वर्ड में बोलते हो, तो इसका जो है इंप्रेशन भी काफ़ी हद तक अच्छा पड़ता है। तो यहाँ पर हम कुछ जो है साइंस में यूज़ होने वाले जो हमें यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे
जाएंगे आनुवांशिकता में, तो इसमें कुछ वर्ड जो है जिसको आपको माइंड में सदैव रखने की ज़रूरत है। तभी कहते हैं ना दोस्तों, ये दुनिया का दिखावा कह लो या कुछ भी कह लो, संसार का एक रीति है। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो वैसा ही बात है, अगर आप जैसे बोलोगे वैसे प्रकार ही आपका रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि देखिए मैं जैसे मर्जी करूँ, ठीक है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ गए हैं उनको सही और जो है स्वच्छ ज्ञान की प्राप्ति हो और वो अच्छे से अच्छे इंसान बने और देश कल्याण में लगे। आपको पता है कि आज के समय में लोग इतने लालच में फंस गए हैं कि अगर आप कोई डॉक्टर के पास भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ पर आपको पता है क्या होगा, उनका कमीशन बना रहता है। आप यहाँ से टेस्ट करवाएं, आप वहाँ से टेस्ट करवाएं, आप इस केमिस्ट से दवाई लेके आएँ। यही आज के समय की विडम्बना है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, आने वाला फ्यूचर में अच्छे बनेंगे, वो इस प्रकार के कोई भी जो है देश के अनहित करने वाले चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। तो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ वर्ड, कुछ शब्द को याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के विषय में। तो सबसे पहले हम आनुवांशिक के महत्व के शब्दावली के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर जो है किस चीज़ को क्या कहते हैं और कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। आपको इंग्लिश में तो मैंने बता दिया है, अब इसको हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा कि जो फैक्टर हमने पढ़ा था, जीनोटाइप फिनोटाइप सब पढ़ा था, उसका जो है सही अर्थ में हिंदी में क्या मतलब निकलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा फैक्टर, जो कि कारक के नाम से हिंदी में जाना जाता है। कहते हैं एक विशेष लक्षण की वंशागति व अभिव्यक्तियों के लिए उत्तरदायी एक अब जीन पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसी को हम कारक कहते हैं। दूसरा शब्द होता है जीन। जीन इंग्लिश में भी जीन कहते हैं और हिंदी में भी इसको जीन के नाम से ही रिप्रेजेंट होता है। तो कहते हैं कि साइंस के बहुत से वर्ड हैं जो हिंदी में भी वही कहा जाता है और इंग्लिश में भी उसी नाम से रिप्रेजेंट होता है। सिर्फ आपको अर्थ पता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जीन में जो होता है डीएनए अणु का विशेष खंड जो एक विशेष गुण की वंशागत और अभिव्यक्ति निर्धारित करता है। देखिए जीन जो होता है एक डीएनए का पार्ट होता है जो डिपेंड करता है कि कौन से वंश से, कौन से आपके जनरेशन से आपके प्राप्त जो है जीन प्राप्त हुआ है, तो ये सब जीन के ऊपर निर्धारित होती है। दूसरा है एलीलीस। एलीस या एलिफोमार्फ यानी एलिलो मार्फ जो होती है एलीली किसी भी कारक अथवा जीन के दो या दो से अधिक वैकल्पिक रूप, उदाहरण के लिए मटर के पौधों में बीज की आकृति प्रदान करने वाले जीन के दो वैकल्पिक रूप हो सकते हैं। यानी इसमें दो वैकल्पिक रूप हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा भी था पहले, जो हमने पिछला सा था उसमें हमने देखा था पीछे कि जो गोल होता है आकृति आर के लिए रिप्रेजेंट होता है और जो छोटा आर होता है वो झुर्रीदार के लिए होता है। जब इसमें हम आपस में फ्लोट जब करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो गोल एवं झुर्रीदार बीजों के लिए दोनों जीन एक दूसरे से एलील्स हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में रक्त समूह की नियंत्रण करने वाले जीन के 3 एलील्स होते हैं। एक होते हैं IA, IB तथा जो है IO के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ I जो होता है, जो यहाँ पर कहते हैं इम्यूनोहीमोग्लोबिन्स जीन होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और समजातीय गुणसूत्र में एलील सामान्य स्थान पर अपना विशेष स्थान भी रखता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं क्या है। अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रेड। देखिए तो ट्रेड को अगर हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है विशेषक, यानी ट्रेड विशेषक। यह अभिव्यक्त लक्षण है, उदाहरण था फूल का रंग और बीज की आकृति। ये सारे ट्रेड पे निर्भर करता है कि ट्रेड कैसा है, यानी फूल का रंग और बीजों की आकृति इन सब बातों पे निर्धारित करता है। कहते हैं प्रभावी गुण। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रभावी गुण, यानी क्या प्रभाव दिखाता है। किसी गुण के दो विकल्प रूप में से जो कि विषमयुग्मत जीव के F1 संकरा में अभिव्यक्त होता है उसे हम प्रभावी गुण यानी प्रभावी एलील्स कहते हैं। और इस घटना को प्रभावित कहते हैं, यानी ये जो होता है दोस्तों इसको हम प्रभावित कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो इसमें कैपिटल T और स्मॉल t जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है कैपिटल T उच्च प्लन यानी जो है टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है और जो कि स्मॉल t है वो इसका बौनापन यानी लंबा न होने को प्रकट करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अगर हम कैपिटल T देखें तो लंबा भी होगा, ऊंचापन भी दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्मॉल t को अगर रिप्रेजेंट आप करोगे तो वो सदैव ही बौनापन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है कि T प्रभावी जीन हो। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है अप्रभावी गुण, यानी जिसका प्रभाव न हो। एक गुण दो विकल्पी रूप में से जो रूप F1 संकलन में व्यवस्थित नहीं होते हैं अप्रभावी गुण कहलाते हैं। अप्रभावी गुण केवल सहसंयोजित स्थिति यानी उदाहरण डबल T में ही यानी स्मॉल t में ही अभिव्यक्त हो सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर आगे देखा जाए जीन प्रारूप,
देखिए जीनोटाइप जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपको याद रखना चाहिए सदैव। कहते हैं एक व्यक्ति की अनुवांशिक संरचना जो नर तथा मादा अपने जनकों को वंशाक्रम में प्राप्त करते हैं उसे जीनोटाइप्स कहते हैं। सिंपल शब्द में अगर बताया जाए, जो आप अपने दादा दादी से प्राप्त करते हो, नाना नानी से प्राप्त करते हो, उसी को ही जीनोटाइप्स कहते हैं। यानी नर और मादा अपने जनकों से वंशाक्रम से प्राप्त करते हैं, उसे ही जीनोटाइप कहते हैं। उदाहरण विशुद्ध जो है गोल बीज वाले जनक मटर के पौधों को जीनोटाइप आर भी था, जो कि ये बात को रिप्रेजेंट करता है। अगला जो हमारे समक्ष है वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, जिसको अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो उसको लक्षण प्ररूप भी कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं किसी भी जीव के किसी एक या अधिक गुणों के बाहरी अभिव्यक्तों को जो है लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप कहते हैं। उदाहरणतः बीजों के लिए गोल या जो झुर्रीदार आकृति फिनोटाइप्स ही होते हैं। आपने देखा होगा कि हमने जो झुर्रीदार और जो है फली पौधों में हम जब क्रॉस करवाया था तो हमें जो प्राप्त हुई थी झुर्रीदार भी और गोल भी फलीदार फुला हुआ भी प्राप्त हुआ था, तो इस बात को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था ये। कहते हैं उसके बाद है समयुग्मज, यानी इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि समयुग्मजी किसी भी गुण के लिए एक सामान्य एलीज बना वाला जीव संयोजी कहलाता है, यानी जिसमें एक सामान्य एलीज हों, उसी को ही हम समयुग्मजी भी कहते हैं। उदाहरणतः आर एलीलीज यानी कैपिटल आर जो यहाँ पर होता है वो एलील युक्त बीजों की आकृति के लिए समयुग्मजिस होते हैं, जो कि इसको आर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके पश्चात है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी मतलब यही होता है कि किसी गुण के लिए एक सामान्य एलील वाला जीव संयुग्मजी कहलाता है। उदाहरण तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है कैपिटल आर इस बात को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एलीलिस युक्त बीजों की आकृति के लिए समयुग्मजिस ही होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विषम युग्मजी। देखिए विषम, सम का मतलब होता है सामान्य दशा, जैसे आपने मैथ में भी करते हो, सम का मतलब होता है 2 4 6 और विषम का होता है मतलब 1 3 5। मतलब आप समझ सकते हो कि सम जो होता है जो जोड़ा लेके चलता है, विषम जो होता है जिसमें जोड़ा लेके नहीं होता है। तो ये बात आप सिंपली शब्दों में यहाँ पर बताने की मैंने कोशिश किया है। कहते हैं अगर हम विषम युग्मजी किसी गुण के लिए एक जीव के दोनों एलीज असामान्य होने की स्थिति को विषम युग्मजी कहते हैं। याद रखना उसमें सामान्य था लेकिन इसमें जो है ये स्थिति असामान्य है, तो ये बात आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, उसी को ही यानी असामान्य एलीज जो असामान्य हो उसी को ही हम विषम युग्मजी कहते हैं। उदाहरण अगर हम यहाँ पर लें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर एलीज वाला जो है पादप जीवों के आकार के लिए विषम युग्मजी हो सकती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। उसके बाद है जनक पीढ़ियाँ। देखिए जनक पीढ़ियों को मतलब यही होता है जो पुराने पीढ़ियों से हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पहले संक्रमण के प्रयुक्त माता पिता जनक पीढ़ी जो है P1 को निरूपित करती थी। ठीक है, लेकिन यही अगर आगे चल के जो है F1 पीढ़ियों के रूप में कन्वर्ट हो गई। आपने देखा भी था वहाँ पेरेंट्स था F1 में और फिर F2 में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ यही बात रिप्रेजेंट करता है कि F1 जो है तो पीढ़ी होती है दो जनकों यानी माता पिता P1 के बीच क्रॉस से उत्पन्न संतति को प्रथम या P1 पीढ़ी कहलाता है। तो इस प्रकार जो है जिन्होंने अपने आगे को रिप्रेजेंट किया है। उसके पश्चात है F2 पीढ़ी। कहते हैं यहाँ पर F1 पीढ़ी में क्रॉस या अंतर्जनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति जीव द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहलाया है, यानी इसको हम सेकेंड स्टेज कह सकते हैं F2 को। और उसके पश्चात है एक संकरण क्रॉस। कहते हैं इस प्रकार के प्रसंकरण जिसमें एक ही जोड़ी लक्षणों को लिया जाता है एक संकरण क्रॉस कहलाता है। जैसे F1 संदर्भ को संकरण हाइब्रिड कहते हैं और ये 3:1 के रूप में रिप्रेजेंट होता है। आप यहाँ समझ सकते हो कि कई जगह जो है हाइब्रिड भी लिखा होता है बीजों में, तो इसका मतलब है कुछ इसी गुण को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। कहते हैं 3:1 के रेशो में जो अनुपातिक होते हैं इसे फिनोटाइपिक अनुपात कहते हैं, जो कि F2 पीढ़ियों से एक संकरण के जो परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। कहते हैं एक संकरण फिनोटाइप्स जो है अनुपात मोनोहाइब्रिड रेशो कहलाता है, जिसको हम उदाहरणतः मेडलफ में 3:1 रेशो भी कहलाया था, जो हमने मेडलफ एक्सपेरिमेंट में देखा था। उसके बाद था द्विसंकर क्रॉस। कहते हैं जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है तो इसके द्वि क्रॉस यानी
डी हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। यानी जब माता पिता में क्रॉस करवाया जाता है तो ये डी हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जब F2 पीढ़ी में द्विसंकर क्रॉस ये प्राप्त फिनोटाइप्स अनुपात को द्विसंकर लक्षण रूपी अनुपात कहते हैं। उदाहरण तक अगर आप देखना चाहोगे तो मेडलिफ के क्रॉस में जो हम 9331 के अनुपात किया था, ये सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है संकरण। देखिए संकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच क्रॉस संतति में अनुकूल गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो भी अनुकूल गुणों का विकास होता है, देखिए अनुकूल एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल मतलब जो है माता पिता गुणों के साथ ही जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अनुकूल में आता है। प्रतिकूल जो माता पिता गुणों से डिफरेंट होते हैं, जो अपने पूर्वजों के गुण के लेके आते हैं, उसी को हम संकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये संकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी जीव के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है परीक्षण क्रॉस। देखिए परीक्षण क्रॉस जो है F1 संतति में जो है संविमंजित अप्रभावी गुणों वाले जनक के बीच क्रॉस किया जाता है। यदि इसमें F1 संतति विषम युग्मज यानी ये जो होता है ऑड होता है, तो ऑड हो तो उसमें परीक्षण क्रॉस की परिणाम स्वरूप जो है सदैव 1:1 की ही अनुपात दर्शाया जाएगा। तो ये ऑड कंडीशन में इस बात को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। उसके पश्चात हमारा अंतिम यही शब्दवाली है कि व्युत्क्रम क्रॉस, यानी इसको रेसिप्रोकल के नाम से भी जाना जाता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि असामान्य स्थिति। ठीक है, इसमें आप अगर देखना चाहोगे तो इस प्रकार के क्रॉस में माता पिता जनकों का लिंग उत्क्रमित कर दिया जाता है। अर्थात यदि पहले क्रॉस में पिता बौना था तथा माँ लंबी हो तो व्युत्क्रम क्रॉस में माँ जो होगी बौनी हो जाएगी और पिता जो हो जाएगा लंबा हो जाएगा। यानी उसके ऑपोजिट कर दिया जाएगा, व्युत्क्रमाती कर दिया जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। Our next topic is devolutions and form of medless as a law incomplete domination. There is a most important topic here. The deviations from to the medless as a low and incomplete dominance. Here in the four of clock plant is a Mabrobilius is a jalapa and the son of Paragons is Anthroyum's law of the dominance and does not be hold good. There has been the homogenesis of the red flower plants means is a capital double R. There is a cross in the homogenesis with white flower of plant is a small r. All the flower is the F1 and the pink is will be when to the F1 plant are self pollinated and their phenotypical ratio is the next generation is found on 1:2:1 and there is an example for here and the show in this. So here is a parent is a R या small r. There is a gamete is a represent R, capital R, small r. There is a F1 generation here is a capital R and a small r is a cross each other and there is a produce a pink color. And the F2 generation here to the red 1, pink 2 and the 1 white. Mean is a 1 capital R, 2 R, small r and 1 is a small r the both. There is a formation of their 1:1 ratio and you will be found that is a heterogenesis means our plant have a intermediate color of pink. You must have also noticed that a genotypical ratio is a 1 is a capital R and 2 is a R small r and the 1 small r and phenotypical ratio 1 red and 2 pink. 1 white are the same, that is a 1:2:1. There is a formation of the most important here. But here is a multi-alleles and the codominance. Means what do you mean to the multi-alleles and codominance here? The hair height and the flower color is a piece as the eyes color of a human have only 2 alleles. Means a capital T and a small t and the other is a R capital and the small r and the B is a capital and the B is a small. The alleles from the brown blue eyes is a human. Most genes however maybe have a more than 2 alleles or multiply alleles is a controlling the same trait. As example of multiple alleles is a inheritance of blood group in a man. That is the most important for the blood grouping in a man and goes to the and children. The 4 blood groups is a human are determined by the combination of different alleles. There is a 4 groups. I have already learned to the preview chapter. There is a 4 types of blood group in here, and there is the alleles are the alleles of IA from A group,
IB means B group are the both dominant. There is a present with the alleles of IA and the IBs have a both group means AB are both genes, and the IA and IB are there is a co-dominant. There IA and IB is a co-dominant here. The genes IO is visible homogenesis is a IO is given to the blood group O. There is a IO and the IO is given to the blood group of O. There are genotypes and phenotypes of blood groups of human are given here table. So here is the most important character in a goes back to the children here. The genotypes and phenotypes of human blood group. There is the most important. There is a here present genotypes is a IA and the IA and O is a group of A. There is a genotypes here is A and other is a B, IB and IB and the O is a represent of a B blood group, and there is a here genotypes is a IA and IB. There is a AB blood group represent, and the IO and IO is represented O blood group. There is a most important phenotypes and genotypes of human blood groups of here. दोस्तों यहाँ पर हमारे समक्ष जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है कि हम अगर इंसान देखें या कोई जीव जंतु देखते हैं तो इसमें जो है ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण किस प्रकार होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसा जो है ब्लड ग्रुप होगा। तो ये बड़े क्लास के साथ कई क्लासों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए, आपके ही लैंग्वेज में आए और आपके स्टाइल के द्वारा ही ये समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर त्रिपाण सेंटर जो है हाई फाई लैंग्वेजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज कर रहा है जिसमें आप प्रोनाउंसिएशन को भी आप इसमें टैग कर सकते हो। ठीक है, इसमें साधारण होती है जो कि आपके समझ के लिए होता है। साथ में ये इसलिए इतना विस्तृत है क्योंकि ये आपके लिए ही कार्यशील है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है हिंदी के साथ साथ डिस्प्ले भी हिंदी में होता है, जहाँ से आपको समझना और आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है। चाहे वो 10वीं क्लास के बच्चे हों, 11वीं हो, 12वीं हो, जिनका टॉपिक ये है, चाहे वो यूपी बोर्ड के क्यों ना हो या बिहार बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो या किसी और बोर्ड के क्यों ना हो, उनको सिर्फ टॉपिक को समझना है और समझ के आगे बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो आपको पता है यहाँ पर चैन बनना है आपने। आप देखिए, कहते हैं जग कल्याण के लिए, अच्छे कार्य के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ भागम भाग दुनिया में आप देखोगे तो हर जगह रिश्वत है, हर जगह गलत काम ही हो रहा है। चाहे एक दवाई से लेके आप दुकान तक क्यों ना चले जाओ, हर जगह कमीशन की भरमार लगी हुई है। जहाँ पर सरकार जो महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार को शायद ये नहीं पता है कि ये सब करप्शन की वजह से जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहाँ 2 रुपये का इलाज होना चाहिए वहाँ पर आज वहाँ पर 2000 रुपया लग रहा है। कारण क्या है? हर जगह कमीशन है, हर जगह उनका फिक्स रेट होता है, हर जगह वो अपने ही बंदे को बैठा रखे होते हैं और उसमें उनका कमीशन भरपार होता है। तो इसी वजह से जो है हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है और शायद भविष्य में भी करना संभव नहीं है, कि जब तक इंसानों के अंदर से करप्शन जैसा जो है दिमाग को न हटाया गया तब तक ये देश जो है प्रगति के राह पे कभी भी नहीं चल सकता है। आज हर जगह देख लो, चाहे राजनीति को, चाहे आपको कहीं भी हो, आज राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि लोग तो कहते हैं कि अब कुर्सी के लिए अपनों को भी साथ छोड़ देते हैं बीच भंवर में। तो दुनिया क्या है, लेकिन त्रिपाण सेंटर आप लोगों को कभी भी बीच भंवर में नहीं छोड़ेगा, आपके लिए सदैव ही अग्रसर रहेगा। लेकिन त्रिपाण सेंटर आपके लिए इसलिए करेगा क्यों? क्योंकि आपको भी त्रिपाण सेंटर के लिए कुछ करना है, कुछ आगे करना है। तो करिए क्या? आप सोच रहे हो कि हम जो बच्चे देख रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लिंक को लगा सकते हो जिससे दूसरे बच्चे को ये प्राप्त हो। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, एक बच्चों से क्या संसार सुधरेगा और एक अगर ज्ञानी बन जाए तो दुनिया क्या समझेगा। जब तक इसमें हर एक व्यक्ति समझदार नहीं बनेगा, हर एक बच्चा एक समझदार नहीं बनेगा, तब तक ये देश और इस जहां को कल्याण करना संभव नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। जिससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो आपको डालूंगा वो आप तक प्राप्त होगा और उससे ज्ञान से आप लाभान्वित होगे और समझोगे कि साइंस में कैसा है। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है साइंस के ही कार्य नहीं करता है, कई मानने में कई जगहों पे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देख भी लिया होगा कि MA से लेके BA और BA से लेके आपको 9th और 9th से लेकर 10th और 10th से लेकर +2 आर्ट्स और मेडिकल और हर सब्जेक्टों को कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने अंदाज में। तो आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, किसी बच्चे को इसकी जरूरत होगा, उसको प्राप्त होगा, तो हो सकता है
है उसके लिए ये अमृत तुल्य हो। तो इसे सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर पेस्ट करना है, क्योंकि कहते हैं जग कल्याण के लिए आपके द्वारा उठाया गया एक कदम किसी बच्चे का जीवन संवार सकता है। तो सोचने का नहीं है दोस्तों, ये आपको बहुत गलत कोई भी नहीं कहेगा, या कोई बहुत बड़ा काम मैं नहीं कह रहा हूँ मेहनत करने का, सिर्फ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, जिससे आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी व्यक्ति होंगे, अगर वो मेडिकल पढ़ रहे होंगे तो वो लाभान्वित होंगे, चाहे वो आर्ट्स पढ़ रहे होंगे फिर भी लाभान्वित होंगे, चाहे वो 9th में हो 10th में हो किसी भी क्लास में हो, उनके लिए जो है वीडियो त्रिपाण सेंटर पे उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपना टॉपिक के ऊपर, जो है मेडलव के सिद्धांतों के विचलन यानी अपूर्ण प्रभावित। दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने होगा ये। कहते हैं 4 ऑफ क्लॉक, आपने प्लांट देखा ही होगा जो अपने जो है क्लॉक के रिगार्डिंग जाना जाता है। कहते हैं 4 ऑफ क्लॉक प्लांट जो है मैरोवेलियस या जल्फा, ठीक है, मालेवेलियस या जल्फा भी कहते हैं इसको, स्नैपेडोगन्स जो कि में होता है, जो प्रभावित का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसमें जब एक सगमिंजी यानी सामान्य गुण वाले, याद रखना सम का मतलब होता है इवन नंबर, ठीक है, जो इवन की तरह कार्य करता है यानी पॉजिटिव कार्य करता है, और हमेशा उल्टा काम करता है, इतना याद रखना। और इवन जो होता है सदैव एक जैसा होता है, जैसे मैं भी आपको इवन कार्य करने के लिए कह रहा हूँ, और करने के लिए मैं सदैव कभी नहीं कहता हूँ। तो इसमें जो है एक समयुमंजन लाल फूल वाले पौधे जो है आर गुण यानी कैपिटल आर का द्विसमंजन सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एफ पीढ़ी के सभी फूलों गुलाबी होते हैं, और जब F1 पीढ़ियों में स्वयं परागण होता है तो ये फिनोटाइप अनुपात 1, 2 और 1 के रेशो में पाया जाता है, जैसे कि आप इस जगह भी समझ सकते हो। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि जनक जो है कैपिटल आर जो दिखाया जा रहा है और स्मॉल आर में 2 दिखाया गया है। अगर इसको गैमेट हम बनाते हैं तो इसमें आर कैपिटल आर और फिर आर के रूप में रिप्रेजेंट होगा।